अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सबक या दूसरा लेसन, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि आज के इस दूसरे सबक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बिगिनर्स कोर्स के बारे में तफसील से गुफ्तगू की है, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा या आपने उसमें सुना होगा या देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बिल्कुल इख्तिसार के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम डीपली इसमें जाएं तो ये बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी, तकरीबन आपका 6-7 महीने तक जा सकता है अगर देखा जाए डीपली पढ़ें तो। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत, जैसा कि मैंने बताया, एग्ज़ाम अगर हम पढ़ते ही कहेंगे स्कूल में लाजिम कर देते हैं कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ के आएंगे, तो इसलिए हम बिल्कुल इख्तिसार के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। लेकिन लेसन नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि जो कुछ हमने कल पढ़ा हुआ वो हम एक बार रिवाइज़ कर लें, ताकि हमारे जहन में सारी बातें आ जाएं कि हमने क्या पढ़ा है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो लेटर के बारे में पढ़ा था, वर्ड के बारे में पढ़ा था और सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। लेटर के बारे में मैंने बताया था कि लेटर आवाज़ या उन खतूत को कहते हैं, लेटर उस आवाज़ या उन खतूत को कहते हैं जिनसे मिलकर के कोई लफ्ज़ बनता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुल 26 लेटर हैं जिनके मजमूए को अल्फ़ाबेट कहते हैं। लिखने के एतबार से इनकी 2 किस्में हैं, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। तो हमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम कोई चीज़ लिखेंगे अंग्रेज़ी ज़ुबान में। इनका अपना रूल है जिनको हम इंशाल्लाह अगले लेसन में या आने वाले लेसन में सीखेंगे। मैंने आगे बताया था कि लेटर की एक किस्म और है, और वो किस्म क्या है? वावेल लेटर्स और कंसोनेंट लेटर्स। ठीक है, ये जो 2 किस्में हैं इनको तलफ़ुज़ या बोलने के एतबार से तकसीम किया गया है। तो वावेल लेटर्स किसे कहते हैं? वावेल लेटर्स का मतलब होता है वो हुरूफ जिनको हम बआसानी अदा कर सकते हैं, और मैंने बताया था ये कुल 5 हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर्स किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर उन हुरूफ को कहते हैं जिनको अदा करने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है या थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, तो उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। आगे मैंने क्या बात की थी? अगर हमने जो सीखा था वो ये है कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ के बारे में हमने बताया था कि जब 2 या 2 से ज़ायद हुरूफ मिल जाएं और उनका एक माना समझ में आए पढ़ करके या सुन करके, तो उनको हम क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे। इनको हम कलिमा भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जुमले के बारे में। जुमला किसे कहते हैं? जुमले की तारीफ में हमने पढ़ा कि जुमला 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो कोई मुकम्मल माना दे। ठीक है, तो उनको हम जुमला कहेंगे। यही बातें हमने कल सीखी या जानी। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, या हम इसे तमरीन कह सकते हैं या मश्क कह सकते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे या हम हल करेंगे वोकैबुलरी यानी अल्फाज व मानी। और मैं आपको बता चुका हूं कि हम रोज़ाना एक्सरसाइज कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको वर्ड बताएंगे। ठीक है, और आपको 3 सेकंड का मौका दिया जाएगा सोचने का, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे शो कर दूंगा कि इसका क्या जवाब है, और आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप उसको रिवाइज करेंगे कि संडे का क्या माना है। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। संडे, इतवार, ट्यूसडे, मंगल, सैटरडे, शनिचर, मंडे, सोम या सोमवार, फ्राइडे, जुमा, वेंसडे, बुध, थर्सडे, जुमेरात। ये हमने प्रैक्टिस की इंग्लिश से उर्दू की। अब हम प्रैक्टिस करेंगे उर्दू से इंग्लिश की। ठीक है, इतवार, संडे, मंगल,
ट्यूसडे, शनिचर, सैटरडे, पीर या सोमवार, मंडे, जुमा, फ्राइडे, बुध, वेंसडे, जुमेरात, थर्सडे। अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं किसकी? अफ़आल की। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये जो अफ़आल आपको दिए जा रहे हैं इनकी तीनों फॉर्म या तीनों शक्लें एक ही होती हैं, और इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, ज़रूरी अफ़आल उन्हीं को लेंगे। तो कॉस्ट 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 सबका एक ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस जहन में बिठाना है कि इनकी तीनों फॉर्म एक ही हैं। लेकिन जब फॉर्म अलग अलग हो जाएंगी तो फिर हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है कॉस्ट। इसका मतलब होता है कीमत होना। अच्छा, यहाँ पर कीमत होना ये बदल भी सकता है। ठीक है, आप जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे और उसका अगर आप तर्जुमा करेंगे उर्दू में तो ये अलग नाहिए से अलग अलग तरीके से हम इसको तर्जुमा करेंगे या इसका तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या क्या याद रखें? अभी के लिए आप याद रखें कि कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना। कट, काटना। हिट, मारना। मारने के बारे में बताया था कि जब इसको हम हिट के बारे में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत मारना, बहुत ज़्यादा मत मारना। इसके अपोजिट आता है बीट, जिसको हम आगे सीखेंगे। बीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मार देना कि ज़ख्म वख़म आ जाए या चोट बहुत ज़्यादा आ जाए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अगला वर्ड है हार्ट, तकलीफ देना, या आप इसे मजरूह करना ठोस उर्दू में कह सकते हैं। अगला वर्ड है पुट, रखना। अब हम प्रैक्टिस करेंगे डेली मैनर्स की। ओके, स्टार्ट। डेली मैनर्स में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में शुक्रिया कैसे कहेंगे। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स, थैंक यू सो मच इंडीड। अगला सवाल है कि शुक्रिया के जवाब में हम क्या कहेंगे? उर्दू में हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहेंगे अगर कोई थैंक्स बोलता है? वेलकम, यू आर वेलकम, माई प्लेजर। इसको माई प्लीजर नहीं पढ़ेंगे, माई प्लेजर। दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। इसको आल नहीं पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल राइट, थोड़ा सा पूर करके ऑल, दैट्स ऑल राइट। तो ये था हमारा रोज आना के आदाब से मुतालिक। अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस। अब मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, जो कि अगर देखा जाए तारुफ पर मुश्तमिल है। तो अब हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि लोग क्या पढ़ते हैं और सही में इसको हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जुमला इसमें है माई नेम इज़ बिबिन। ओके, माई नेम इज़ बिबिन। अच्छा, लोग इसको तो सही पढ़ते हैं, सही है, लेकिन कभी कभी आप सुनेंगे लफ्ज़ माई, इसको पूरा एकदम माई कर देते हैं, मतलब जो अम्मी के माने में हमार माई, ये पढ़ देते हैं माई। थोड़ा सा इसको शॉर्ट, माई, माई। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, माई के बजाय माई। ओके, तो हम पढ़ेंगे माई नेम इज़ बिबिन।
उसके बाद दूसरा है माई फादर्स नेम इज जैक। इसको हम जाक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जैक। थोड़ा सा ए के साउंड जैसा कि मैंने बताया था, ए ही पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे माई फादर्स नेम इज जैक। अब कुछ लोग इसको माई फादर्स जा की आवाज निकालते हैं, जो कि गलत है, ये सा की ही आवाज आएगी। तो हम कहेंगे माई फादर्स नेम इज जैक। यहाँ पर किसी ने सवाल किया था कि यहाँ पे यस नहीं आएगा या नहीं आएगा। उनका कहना था कि माई फादर नेम होगा, लेकिन ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है, एपिस्ट्रॉफी कॉमा ही लगेगा यहाँ पे, जो कि का माना देगा। हाँ, इसकी दूसरी शक्ल आती है द नेम ऑफ माई फादर। द नेम ऑफ माई फादर, वो वहाँ पे क्योंकि ऑफ आ चुका है इसलिए वहाँ पे हम कुछ नहीं लाएंगे, तो कहेंगे माई फादर्स नेम इज जैक। उसके बाद है आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। अब लोग क्या पढ़ते हैं आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। क्या पढ़ते हैं? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये गलत है। इसको पढ़ेंगे आई, इसको पढ़ेंगे एम। अगर इसको एक साथ पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? आई एम, और इसको और शार्ट कर देंगे तो आई एम, आई एम। ओके, तो आई एम फ्रॉम, इसको फराम नहीं कहेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि आर को थोड़ा सा पुर पढ़ते हैं हमेशा। फ्रॉम कितना अच्छा लग रहा है, अब एक फराम कितना बुरा लग रहा है। तो हम पढ़ेंगे आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। यॉर्क नहीं, थोड़ा सा पुर, यॉर्क। ओके, तो आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। उसके बाद है आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, लोग इसको पढ़ते हैं इंजीनियर। इन नहीं होगा, एन होगा, एन थोड़ा सा इमाला करके, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, ये गलत है। हम इसको पढ़ेंगे आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। उसके बाद है माई फेवरेट गेम इज टेनिस। टेनिस, टेनिस नहीं पढ़ेंगे, टेनिस। ओके, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद है माई फेवरेट फूड इज बिरयानी। इसको तो सही पढ़ते हैं लोग। उसके बाद है माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। लोग इसको, कुछ लोग कॉलर पढ़ते हैं, कुछ कलर पढ़ते हैं, बिल्कुल कलर उर्दू वाला, और इसको बिल्कुल ब्लैक, और कुछ लोग ज़्यादा करके बलियक, जो कि गलत है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कलर, कलर, और इसको ब्लैक, ब्लैक, एक ब्लैक। तो क्या होगा? माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। उसके बाद है माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। कुछ लोग इसको बुक्स पढ़ते हैं जा के आवाज के साथ, जो कि गलत है। जा की आवाज यहां नहीं इस्तेमाल होगी। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। तो ये है, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ये सही नुत्क या सही तलफ़ुज़ है इन कलिमात को अदा करने का। ओके, तो ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस थी। अब हम 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारा आज का सबक। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं अज्जाए कलाम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं अज्जाए कलाम। अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच का मतलब होता है बातचीत, जिसे आप कहते हैं कलाम। पार्ट्स का मतलब होता है जुज, चूंकि यहाँ जमा इसलिए अज्जा हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू क्या बनेगा? अज्जाए कलाम, मुजाफ मुजाफ इलैह, अज्जाए कलाम। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा कलाम के अज्जा, लेकिन ये इस्तेमाल होता है अज्जाए कलाम। तो नाम वही सेम चीज़ है, ठीक है, नाम से बदल गया है। उर्दू में अज्जाए कलाम और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। अब अज्जाए कलाम इंग्लिश में कितने हैं, कितने हिस्से हैं इसके? इसके कुल 8 हिस्से हैं।
पहले को हम कहते हैं नाउन, दूसरे को प्रोनाउन, तीसरे को वर्ब, चौथे को एडजेक्टिव, पांचवें को एडवर्ब, छठे को प्रीपोजिशन, सातवें को कंजंक्शन, आठवें को इंटरजेक्शन। ये नाम दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लेकिन सवाल ये होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इसको समझने के लिए मैं आपको एक घर का नक्शा पेश करूंगा, ठीक है। एक घर है आपका, जो ये आपका पूरा घर है, ठीक है। घर कई हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कुछ कमरे ऐसे होंगे जो सिर्फ बैठने के लिए होंगे। एक घर, आपके घर में एक किचन होगा, गुस्ल खाना एक होगा या दो होगा। मस्जिद का मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप औरतें नमाज़ पढ़ती हैं उसको मान लेते हैं। एक मेहमान खाना होगा, डाइनिंग हॉल होगा घर में, या एक, यहाँ पे हॉल की स्पेलिंग गलत हो गई है, हॉल से छोटे ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि जो आपका घर है, ये पूरा घर है, इसमें अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो बातें होती हैं, आप जो बातें बोलते हैं या जुमले बोलते हैं, उसके भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। तो अगर हम किचन की बात करें, किचन किसे कहते हैं? कोई ख़ास जगह जहाँ पे खाना बनता है उसको हम किचन कहते हैं। गुस्ल खाना किसे कहते हैं हम? घर का वो हिस्सा जहाँ पर हम गुस्ल करते हैं उसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। मेहमान खाना हम किसे कहते हैं? मेहमान खाना कहते हैं जहाँ पे मेहमान वगैरह ठहरते हैं, आके बैठते हैं, पानी पीते हैं या सोते वगैरह। तो देख रहे हैं कि ये घर है, लेकिन इस घर के अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, और उनके अलग अलग नाम हैं उनकी सिफात के एतबार से। हमने किचन क्यों कहा? क्योंकि किचन में खाना बनता है, इसलिए हम इसको किचन कहते हैं। तो इसी तरह से आपकी या हमारी जो बातें होंगी वो भी अज्जा पर मुश्तमिल होंगी, ठीक है। वो भी अज्जा पर मुश्तमिल होंगी, और वो अज्जा कौन से हैं? वो अज्जा हैं यही 8, ठीक है। अब जिस तरह से किचन आप किसको कहते हैं? जिसमें खाना बनता है। तो उसी तरह से आपकी जो बात है उसके हिस्से हैं, जिसमें से एक है नाउन। एक क्या है? नाउन। अब नाउन हर किसी को नहीं कह सकते, किचन हर किसी रूम को नहीं कह सकते ना, खास रूम है, उसकी अपनी तारीफ है। तो इसी तरह से नाउन, हर एक वर्ड को आप नाउन नहीं कह सकते। नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं कि जब हम कोई वर्ड पढ़ रहे हो या सुनते हैं तो उससे हमें किसी नाम का पता चलता है, वो चाहे आदमी हो, चाहे जगह हो, चाहे कोई चीज हो। तो जो भी वर्ड या जो भी कलिमा जिससे हमें किसी नाम का पता चले, कोई चीज हमारे सामने खुलकर आए, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो इसमें आपको क्या समझ में आया? ये एक बात है, जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली एक मुकम्मल घर है, ठीक है। इसके अलग अलग हिस्से होंगे, जैद अलग होगा, लिव्स अलग होगा, इन अलग होगा, न्यू दिल्ली अलग होगा। लेकिन हम नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं जिससे किसी चीज या किसी शख्स या किसी जगह का मालूम हो, का इल्म हो। तो अगर हम जैद कहते हैं तो जैद से हमें एक आदमी की शक्ल या उसकी शख्सियत हमारे सामने खुलकर सामने आती है। तो गोया कि ये जो नाम है इसको हम क्या नाम देंगे? नाउन का नाम देंगे। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, तो इससे एक जगह समझ में आ रही है कि न्यू दिल्ली यहाँ कैपिटल ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली यहाँ पे है। तो ये जगह का पता चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम नाउन कहेंगे। अब इसके भी अलग नाम है, लिप्स का अपना अलग नाम है, इनका अपना अलग नाम, जिसको हम आगे सीखेंगे। तो नाउन किसे कहेंगे? कि जिसके सुनने से, जिसके पढ़ने से हमें किसी चीज का या किसी शख्स का या किसी जगह का इल्म हो, उसको हम नाउन कहेंगे। अब नाउन की बहुत सारी किस्में, अगर हम तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ नाउन किसे कहते हैं इसको हम जानते हैं यहाँ पर। अब आगे बात कर रहे हैं, जिस बात का जो हिस्सा होता है उसकी दूसरी किस्म है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस तरह से गुस्ल खाना होता है, इसी तरह से समझ लीजिए प्रोनाउन अलग हिस्सा है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस मिसाल को देखें जिसमें लिखा हुआ है उमर इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 7, ठीक है। अब यहाँ पे
हर एक का अपना अलग अलग नाम है, इससे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके बात कर रहे हैं ही की। ही ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? प्रोनाउन की तारीफ है जो किसी इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे ये ही जो इस्तेमाल हुआ है किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? उमर की जगह पे। ठीक है, किसी आदमी किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ उमर। और यहाँ ही से मुराद क्या है? उमर है। उमर रीड्स इन क्लास 7। ठीक है, तो यही तारीफ है कि हर वो वर्ड इंग्लिश जुबान का जिसको हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अगले हिस्से की बात करें जिसे हम तीसरा हिस्सा कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी काम के होने का पता चले। जैसे ईट एक काम है, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, सिट बैठना, यूज इस्तेमाल करना, कट काटना, कॉल फोन करना या बुलाना। तो ये एक काम को बता रहे हैं। तो जो भी इंग्लिश जुबान का कलिमा काम को बताए उसको हम वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज रीडिंग बुक्स दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो रीडिंग है इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे रीडिंग का मतलब है कोई काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश जुबान का हर वो वर्ड जो किसी काम पे दलालत करे, काम को बतलाए, उसको हम कहेंगे वर्ब। इसके चौथे हिस्से की बात करेंगे जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की, किसी चीज की, किसी जगह की अच्छाई या बुराई बयान करे। ठीक है, अच्छाई या बुराई बयान करे, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे उसका ऐब बयान करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर ब्रेव, बैड, बुरा, ब्लू, नीला, स्मॉल, छोटा, बिग, बड़ा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अगली, बदसूरत। तो ये जो कलिमात हैं ये एक सिफत को बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मिसाल दूं, अहमद इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, अहमद इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो गुड इस्तेमाल हुआ है ये किस माने में इस्तेमाल हुआ है? एडजेक्टिव के माने में। यानी स्टूडेंट तो है लेकिन कैसा? अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश जुबान का हर वो वर्ड जो किसी खूबी या ऐब को बयान करे उसको हम एडजेक्टिव का नाम देंगे। जैसे कि घर का वो हिस्सा जहां पर खाना पकता है उसको हम किचन कहते हैं। इसके पांचवें हिस्से की बात करें जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश जुबान का हर वो लफ्ज जो किसी वर्ब में या एडजेक्टिव में या एडवर्ब में खुद कुछ इजाफा कर दे, कुछ जोड़ दे। ठीक है, मिसाल के तौर पर महमूद वर्क्स फास्ट। महमूद वर्क्स फास्ट, तो यहाँ पे महमूद के बारे में बताया जा रहा है कि महमूद काम करता है। अगर हम बात करें महमूद वर्क्स तो इसका मतलब होगा महमूद काम करता है। ठीक है, ये वर्ब है, लेकिन फास्ट लफ्ज फास्ट आकर के वर्ब में इजाफा कर दिया। महमूद काम करता है लेकिन कैसे करता है? तेजी के साथ काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लफ्ज फास्ट ये वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि लफ्ज फास्ट यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल एडजेक्टिव में कैसे इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हिज क्लॉक इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम बात करें हिज क्लॉक इज ब्यूटीफुल तो गोया कि यह खूबी बयान कर रहा है, खूबसूरत है उसकी घड़ी। ठीक है, लेकिन अगर हम वेरी ले आए, वेरी ब्यूटीफुल कर दें, तो इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव ये था ब्यूटीफुल, इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दिया और क्या हो गया? वेरी ब्यूटीफुल। तो देखें यहाँ पे एडजेक्टिव के माने में इजाफा कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। अगली मिसाल हम देखें कि एडवर्ब के माने में कैसे इजाफा कर रहा है। एडवर्ब के माने में भी इजाफा करता है, अगरचे एडवर्ब है लेकिन कभी कभी एडवर्ब के माने में भी इजाफा कर देता है। जैसे कि हम कहें ही रिसाइट्स द होली कुरान क्वाइट करेक्टली। ठीक है, ही रिसाइट्स द होली कुरान करेक्टली, या करेक्टली एडवर्ब है। ठीक है, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यहाँ पे ये उसकी तिलावत के माने में इजाफा कर रहा है। ही रिसाइट्स द होली कुरान, वो कुरान करीम की तिलावत करता है करेक्टली, सही सही। अब क्वाइट आ गया, ये करेक्टली पहले से एडवर्ब है, अब क्वाइट आ गया, मजीद इसमें इजाफा कर दिया, तो
तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर सही सही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब ही के माने में इजाफा कर रहा है। तो कभी कभी एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब के माने में भी इजाफा कर देता है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो जिस तरह से घर का वो हिस्सा जहाँ पे हम गुस्ल करते हैं उसको गुस्ल खाना कहते हैं, इंग्लिश ज़ुबान में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर वो वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के माने में इजाफा कर दे उसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। इसके छठे हिस्से की बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के बारे में बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं, लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ की है, लेकिन सबसे अच्छी जो तारीफ़ लगी मुझे वो ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का वो कलिमा जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसका ताल्लुक़ किसी सिमत से, किसी जगह से, किसी मकाम से जोड़े। ठीक है, मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑन ये प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब ये नाउन, ये जो ऑन है, ये जो द बुक है इसका ताल्लुक किससे जोड़ रहा है, जगह से। ऑन द टेबल, टेबल एक जगह है, उसी पे किताब रखी हुई है, तो कहेंगे द बुक्स इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या कर रहा है, ये जगह को बतला रहा है, तो ये गोया कि नाउन का रब्त पैदा कर रहा है किसी जगह के साथ। दूसरी मिसाल लें, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टू जो इस्तेमाल हुआ है वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे यू हिडन है, ठीक है, यू हिडन है, तो यहाँ पे यू का रब्त किससे जोड़ रहा है, टू द लेफ्ट, सिमत से, जानिब से। तो यहाँ की टू या क्या कहलाएगा, टू प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो प्रीपोजिशन की तारीफ क्या होगी, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसका ताल्लुक जोड़े किसी जगह से, किसी सिमत से या किसी मकाम से, वगैरह वगैरह। आई विल बिजी एट दिस टाइम, एक और मिसाल है, आई विल बिजी एट दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एट, यहाँ पे टाइम से जोड़ रहा है, एट दिस टाइम, टाइम से किसका रब्त पैदा कर रहा है, आई का, ये प्रोनाउन। आई विल बी बिजी एट दिस टाइम, तो ये आई का रब्त किससे पैदा कर रहा है, एट दिस टाइम से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन एक ही बहुत अहम चैप्टर है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, और ख़ास करके इम्तिहानात वगैरह में तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि एंट्रेंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आप कुछ अगर बोल रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक ही काफ़ी है। अब हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान का हर वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज या जुमलों को आपस में जोड़े। तो कंजंक्शन दो जुमलों को भी जोड़ सकता है या दो अल्फाज को भी जोड़ सकता है या उससे ज़ायद को। मिसाल के तौर पर दो अल्फाज को कैसे जोड़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैद एंड जाहिद वेंट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जैद एक वर्ड है, जाहिद एक वर्ड है, यहाँ पे एंड आया हुआ है, इसने दोनों को जोड़ दिया है, जैद और जाहिद को। तो गोया कि कंजंक्शन ने यहाँ पर दो अल्फाज को जोड़ दिया है, इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। ये दो जुमलों को कैसे जोड़ता है, इसकी मिसाल है, आई फोन्ड यू, आई कॉल्ड यू एस्टरडे बट यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई फोन्ड यू एस्टरडे, ये एक जुमला है, यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, ये दूसरा जुमला है। यहाँ पे जो बट आया हुआ है इसने इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन किसे कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज को या दो या दो से ज़ायद जुमलों को आपस में जोड़े। जिस तरह से मेहमान खाना उस कमरे को कहते हैं जिसमें मेहमान रहते हैं, वही मामला इसके साथ भी है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन की। ओके, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान का वो लफ्ज़ जो एहसासात के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमें कोई खुशी हुई, हमने खुशी में कुछ कहा, हमें कोई गम लाहिक हुआ, हमने कुछ कहा, हमें कोई परेशानी हुई, हम कोई आवाज़ निकालते हैं जिसका ताल्लुक फीलिंग से होता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन।
मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ हुर्रा, वी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एहसास का ताल्लुक है, इससे रब्त पैदा कर रहा एहसास है, वो लोग खुशी के मारे चीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हुर्रा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हुर्रा, इसका मतलब है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो है एहसास से मुताल्लिक लफ्ज़ है। तो वो लफ्ज़ जो एहसास को बतलाए, जो एहसास के वक्त हम जिनका इजहार करते हैं, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कुछ और हो, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। खुलासा कलाम क्या? खुलासा कलाम ये है कि हमने आज बात की अज्ज़ाए कलाम के बारे में। अज्ज़ाए कलाम के बारे में हमने बात की कि ये कुल 8 हैं, जिसमें से पहले को हम नाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? जिससे हम किस शख्स का, जगह का या किसी चीज़ का इल्म हो। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हर वो लफ्ज़ जिसको हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है वर्ब। वर्ब कहते हैं जो किसी काम को बतलाए, जिससे हमें पता चले कोई काम हुआ है। चौथा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है वो वर्ड जो किसी खूबी या किसी खामी को बतलाए। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह या एडवर्ब में इजाफा कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। प्रीपोजिशन किसे कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसका ताल्लुक किसी जगह से, किसी सिमत से या किसी मकाम से या वक्त से जोड़े, उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। कंजंक्शन किसे कहेंगे? दो, वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज को या दो से ज़ायद जुमलों को आपस में जोड़े, उसको हम कंजंक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल हम एहसासात के वक्त करते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कोई परेशानी हो, किसी की वफ़ात के मौके से हो या कुछ भी हो, तो उस वक्त हम जो आवाज़ निकालते हैं, जो हमारे अंदर से आती है, जिसका ताल्लुक़ एहसासात से होता है, उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये लेसन है, यहीं पे आपका ख़त्म हुआ। अब हम इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे, चूँकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी अगले दुरूस में, लिहाजा हमने इसको आपको यहाँ पे बता दिया। ख़ास तौर पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, इन चारों की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप बार बार सुनेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन इनको अच्छे से याद कर लें। बाकी ये जो और 4 हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इनको भी आप देख लें। एक्सरसाइज, ठीक है, आज का एक्सरसाइज हम लेंगे, जिसमें से पहला है वोकैबुलरी यानी वर्ड्स और मीनिंग्स। और आज हम सीखेंगे नेम्स ऑफ मंथ्स। और जाहिर सी बात है हमें याद है, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे ताकि हम इनको सही से पढ़ सकें। तो हमें पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सेम ही नाम है उर्दू का और इंग्लिश का, लेकिन मिस्टेक या गलती हमसे कहाँ होती है इनको पढ़ने में, इसलिए हम सीधे पढ़ रहे हैं। नाम एक ही है, ठीक है, जनवरी जो उर्दू में है वही इंग्लिश में भी सेम ही नाम है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो अगर आप इसको जनवरी पढ़ते हैं इंग्लिश में भी तो गलत है, यानी जो नाम आप उर्दू में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे सेम यही उनका नुत्क इंग्लिश में भी होता है, जो कि सरासर गलत है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जनवरी को, फरवरी को, मार्च को, अप्रैल को, मई को, जून को, जुलाई को, अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में। ये मैंने उर्दू में पढ़ा है, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको। तो इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे जनवरी, जनवरी, ओके, जनवरी, जनवरी। फेब्रुअरी, यहाँ पे आर को साइलेंट करते हैं, अमेरिकन भी, ब्रिटिश भी, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं उसको? फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। अब बिल्कुल फेब्रुअरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साइलेंट काफ़ी हद तक करते हैं, फेब्रुअरी। इसको पढ़ेंगे हम मार्च, मार्च। यहाँ पे रा को मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, मार्च, मार्च नहीं कह रहा हूँ, मार्च। यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल, रिल नहीं करते हैं, अप्रैल, ठीक है। इसको पढ़ते हैं मई, मई नहीं कहते हैं, मई। जून, जुलाई, जुलाई। इसको पढ़ेंगे ओ के साथ, ठीक है, अगस्त। तो अगस्त भी नहीं पढ़ देंगे, बिल्कुल ओ कर दें आप इसको, मतलब थोड़ा सा इसको पूरी पढ़ेंगे, अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, 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 नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। ओके, तो आपने देखा कि नाम जो इंग्लिश में है, जो उर्दू में है, वही नाम इंग्लिश में भी है,
लेकिन इनका पढ़ने का तरीका सरासर अलग है। तो आप जनवरी नहीं कहेंगे इंग्लिश में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये इनका सही नुत्क है। आपको इनको सही से पढ़ना होगा ताकि सामने वाला समझ सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। ठीक है, और इन जो भी वर्ब आपके सामने लिखे हुए हैं ये इनकी सारी शक्लें यानी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक ही होती हैं। तो जो पहला वर्ड है या जो पहला कलिमा, इसको हम पढ़ेंगे, आप पढ़ते होंगे रीसेट, रीसेट पढ़ते हैं डायरेक्टली, बट इसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, रीसेट, रीसेट, रीसेट नहीं पढ़ेंगे, रीसेट। इसका मतलब होता है दोबारा तरतीब देना। तो जहाँ पे भी री आ जाता है हम दोबारा का माना देते हैं अक्सर। उसके बाद है सेट, सेट, सेट मीन्स सेट करना या तरतीब देना जो भी हो। शट, शट, शट मीन्स बंद करना। अब इसको शुट नहीं पढ़ेंगे, शट, शट, शट। उसके बाद है स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। इस पीरियड नहीं होगा, इस पीरियड नहीं होगा, क्या होगा, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलना या फैलाना। उसके बाद है वेड, वेड, वेड। इसका मतलब होता है शादी करना या निकाह करना। तो ये आपके 5 अफ़आल हैं जिनको आपको कल याद करके आना होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डेली मैनर्स की। डेली मैनर्स में सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंच जाती है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं भाई माफ़ कर देना यार, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी के तलबगार हूँ। लेकिन इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे? इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम हार्टली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ पार्डन मी। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है आई एम सॉरी या सिर्फ सॉरी। ओके, अच्छा, हम जानते हैं इन सारे वर्ड को, लेकिन हम पढ़ने में गलती करते हैं। बहुत से लोग पढ़ेंगे इसको आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, जो कि गलत है। मैंने आई के बारे में बात की, एम के बारे में की, इसको सॉरी। मैंने आर के बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा सा भूल पड़ते हैं हमेशा। तो हम कहेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी नहीं कहेंगे, आई एम सॉरी, आई एम हार्टली सॉरी। इसको हार्टली कुछ लोग पढ़ते हैं, हार्टली, हार्टली नहीं होता, हार्टली, हार्टली। ओके, तो हम कहेंगे आई एम हार्टली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे लोग पढ़ते हैं एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम नहीं होगा, एक्स हिमालय के साथ होगा, तो हम कहेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद है प्लीज़ पार्डन मी। इसको अक्सर लोग पार्डोन पढ़ देते हैं, पार्डोन, प्लीज़ पार्डोन मी। पार्डोन नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे प्लीज़ पार्डन मी, प्लीज़ पार्डन मी। तो ये है, इनमें से आप आई एम सॉरी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ दे दी हो तो आई एम हार्टली सॉरी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कर सकते हैं, या प्लीज़ पार्डन मी। तो इंग्लिश में हम इन सारे जुमलों का या इन सारे कलिमात का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हम सीखेंगे, जब हमसे कोई माफ़ी तलब कर ले और हम माफ़ कर देते हैं उसको, हाँ, तो उर्दू में कहते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, चल ठीक है या कोई बात नहीं, ये दोनों बोल देते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे हम इट्स ओके, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट, नो मैटर। ओके, एंड आई थिंक आपको ये सारे जुमले याद होंगे, आते भी होंगे, लेकिन हमारी जो कमी होती है वो पढ़ने में होती है। तो हम कहते हैं इट इज़ ओके, ठीक है, इट इज़ ओके, ठीक है, बट आजकल जो शॉर्ट इस्तेमाल होता है वो इट्स ओके। तो हम इसको पढ़ेंगे इट्स ओके। इसको पढ़ेंगे नेवर माइंड, नेवर नहीं, नेवर, नेवर माइंड। इसको हम पढ़ेंगे नो प्रॉब्लम। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या प्रॉब्लम। क्या पढ़ते हैं? प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? गलत है। ये उर्दू में चल जाएगा बट इंग्लिश में नहीं चलेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है दैट्स ऑल राइट। कुछ लोग पढ़ते हैं दैट इज ऑल राइट या दैट्स ऑल राइट।
ठीक है, आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा मैंने डिफरेंट पढ़ा है, थोड़ा सा पुर पढ़ा है और अच्छा भी लग रहा है सुनने में। तो हम कहेंगे दैट्स ऑल राइट। उसके बाद हम कहेंगे नो मैटर, नो मैटर। कुछ लोग उसको पढ़ते हैं नो मैटर, मैटर या मैटर, मैटर या मैटर नहीं होता है, नो मैटर। ओके, नो मैटर, व्हाट्स मैटर। तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी से पढ़ेंगे, नो मैटर या नो मैटर नहीं पढ़ेंगे। उर्दू में आप कह सकते हैं क्या मैटर चल रहा है। तो ये थे हमारे आदाब से मुताल्लिक कुछ जुमले। अब हम रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं और हमने आज थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, और वो है ये जो कि आपके सामने है। इनको आपको पढ़ के आना होगा। और कल जो हमने या पिछले सबक में जो हमने किया है वो हमारा इंट्रोडक्शन से मुतालिक था। आज का जो ये हमारा रोज़ाना का जो हमारा जदवल है या रोज़ाना की ज़िंदगी में हम जो करते हैं वो सारी चीज़ें हमने आज के सबक में यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के आना होगा अगले लेसन में। और जिस तरह से हमने प्रैक्टिस की आज के इस लेसन में, इसी तरह से हमारा तरीका हर लेसन में होगा। अब हम बार बार इस चीज़ को नहीं बताएंगे कि हमें कैसे इसको करना है। अब चूंकि हमने आपको थोड़ा बहुत ग्रामर के बारे में भी पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने पूरा पढ़ा दिया। देखिए एक ही दिन में पढ़ा दिया, जो है 6 महीने की चीज़ मैंने आपको एक ही दिन में दे दी। क्योंकि आपको इतनी ही ज़रूरत है और इतना ही जानना चाहिए अभी, तो इसलिए हमने आपको बस इतना ही दिया। ठीक है, बहुत शॉर्टकट दे, सिर्फ डिफिनेशन ही मैंने आपको बताई, इसकी किस्में नहीं बताई हैं। अब आपको ग्रामर के भी एक्सरसाइज करने होंगे, और वो ये है कि आपको इसमें फिक्स करना है कि इसमें नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है। ठीक है, इसमें इंटरजेक्शन का मैं भूल गया, नहीं लिख पाया, तो कोई बात नहीं है, आप इनको करके आएंगे और इसमें ताइन करके आएंगे। आप इसको कॉपी में उतारेंगे और अलग अलग बिबिन को थोड़ा सा दूर लिखेंगे, उसके ऊपर निशान लगा करके, मिसाल के तौर पर आप ये होमवर्क किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप या तो मान लीजिए बिबिन यहाँ लिखा आपने, थोड़ा सा गैप रख दिया आपने और लिप्स यहाँ कर दिया, अब ऊपर लिख दें, जो भी हो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और ऊपर लिख दें। ठीक है, कि ये है, ये है। दूसरा तरीका हो सकता है आप 2 लाइन खींच लें, यहाँ पे आप लिखें बिबिन, यहाँ पे लिखें लिप्स, यहाँ पे लिखें न्यू इन, यहाँ पे लिखें न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे लिखें क्या है ये दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका आप यहाँ पे मार्क लगाएं और यहाँ पे ऐसे लिख दें। तो दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा, लेकिन लिख के आना होगा। और कल इंशाल्लाह इसको हम मैच करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है। अलबत्ता बस मैं एक लफ्ज़ के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि है इज़। इसके बारे में लोगों ने इख्तलाफ किया है कि इसको किस में रखा जाएगा। तो इसका शॉर्ट आंसर या शॉर्ट रिप्लाई ये है कि इसको हम वर्ब मानते हैं, जो कि टू बी के माने में है। तो आप इस जहाँ पे भी है या हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, चाहे इस हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, इनको आप क्या नाम देंगे? वर्ब का नाम देंगे। हेल्पिंग वर्ब खुद ही बता रहा है कि ये वर्ब है। तो ये आज का हमारा ग्रामर प्रैक्टिस है जिसको आप करके लाएंगे। तो चूंकि हमने आज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा इसलिए इस तरह का आपको होमवर्क मिला है, लेकिन जब हम जुमले बनाना सीखेंगे, जो कि इंशाल्लाह 2-3 सबक के बाद जुमले बनाना सीखना शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको जुमले दे दिए जाएंगे इसकी जगह पे। अब हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होमवर्क करेंगे और होमवर्क किए बगैर आप अगला सबक नहीं शुरू करेंगे इंशाअल्लाह तबारका व तआला। तो अब हम आपसे रुखसत होते हैं, यहाँ पे हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ।